नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सन हॉल के स्टेज पर अब तक आप लोगों ने सुना कि जानवी अनाया की मां को अपनी मां कहती है। यह सुनकर अनाया की गुस्से से मुठ्ठियां कस जाती है और वह दांत पीसते हुए बोली, इस बीच की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी मां को अपनी मां कहा। अनाया इस जन्म में अपनी चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी। जैसे उसे बर्दाश्त नहीं था कि हर्षवर्धन पर किसी की उंगली तक पड़े, वैसे ही उसे यह भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी मां को कोई अपना कहे, क्योंकि वह अपनी मां के लिए ही जीती थी। वह दांत पीसकर बोली, आज मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी यह गलती आज तुम्हें जमीन पर पटक देगी। इतना बोलकर वह अपना फोन निकालती है और किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। हर्षवर्धन भी अनाया को देख रहा था। वह उसे रोकना नहीं, वह जो चाहती थी वह करने दे रहा था और वह उसके पीछे उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा था। पास बैठे हुए दो आदमी तो बस अभी भी सदमे में थे। तभी जितेंद्र राणा दांत पीसते हुए बोला, हर्षवर्धन, तुम इस लड़की के लिए 100 करोड़ कैसे खर्च कर सकते हो? सच में यह तुम्हें लूट रही है? यह सुनकर हर्षवर्धन दांत पीस कर बोला, मेरी पूरी प्रॉपर्टी उसी की है, तो यह मुझे क्यों लुटेंगी? वैसे भी यह मेरी बीवी है, सब कुछ इसी का है। यह सुनकर जितेंद्र राणा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दोस्त ने शादी कर ली, जो हमेशा लड़कियों से दूर भागता था। अब उसे समझ आया कि क्यों अनाया ने बिना वजह उसे उसकी गलतियां दिखाई और अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए फोर्स किया। यह सुनकर वह समझ गया कि उसकी यह छोटी सी दिखने वाली भाभी बुरी नहीं है, बस उसे लोगों को सबक सिखाना पसंद है। वह पीछे टेक लगाते हुए बोला, ओह, तो इसीलिए इसने मुझे उकसाया कि मैं उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करूं और हम लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। वह दोनों भी उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, और नहीं तो क्या, अनाया पागल हो चुकी है जो तुमसे बिना वजह उलझेगी। यही रीजन था। वही अनाया तो स्टेज के नीचे देख रही थी और अपने अगले तमाशे का इंतजार कर रही थी। इन सब के बाद स्टेज पर राजेश कपूर आए और उसने काफी ग्रेटफुल होकर उस वीआईपी इंसान को शुक्रिया किया जिसने 100 करोड़ खर्च करके गीता कपूर की चीज खरीदी थी। उसके साथ पिछली बार की तरह रवीना भी आई थी। ऐसे तो रवीना गुस्सा थी अपनी बेटी की हरकत से, क्योंकि उसने सबके सामने खुद को गीता कपूर की बेटी कहा था, लेकिन वह चाहती थी कि उसका यह कहने का मतलब साफ साफ था कि उसे सभी तरफ से प्रॉफिट चाहिए था। इसलिए वह अपने पति का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी थी, जैसे वह काफी संस्कारी बहू हो। फिर वह सबकी ओर देखकर आगे बोले, आज मैं कपूर इंडस्ट्री का मालिक सबको अनाउंस करता हूं कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मेरी इकलौती बेटी बनेगी। यह सुनकर चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई है और सभी लोग जानवी को मुबारकबाद देने लगे। किसी की आंखों में जलन थी तो किसी की आंखों में नफरत थी। कोई उसे दिल से दुआ दे रहा था तो कोई उसे घृणा से देख रहा था। आखिर कपूर इंडस्ट्री की मालकिन बना कोई छोटी बात नहीं थी। जानवी सबको अपने घमंड और प्राउड होकर देख रही थी, जैसे उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। वही राजेश कपूर की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी जो उसने अनाया की मां की प्रॉपर्टी पर अपनी नजर डाली। अनाया जिसने सोचा था कि वह गेम को लंबा नहीं खींचेगी और बहुत जल्द इन सबको आराम से अपने हाल पर छोड़ देगी। अपनी मां के बारे में पता करके उसने अब दिल ही दिल ठान लिया था कि इन लोगों ने उसकी मां की चीजों को छीनने की कोशिश के लिए पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उसके चेहरे पर यह सोचते हुए शैतानी मुस्कान थी। तभी राजेश कपूर आगे बोले, मैं उस वीआईपी गेस्ट को स्टेज पर वेलकम करना चाहूंगा जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और ये सारी चीज खरीदी है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करूंगा। इतना बोलते ही सबकी नजरें किसी को खोजने लगी और सभी तरह तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। तभी वहां स्टेज पर एक आदमी चढ़ता हुआ सबको नजर आया। सबको लगा कि यही सारी चीज खरीद रहा था, लेकिन उसे देखते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि हर कोई उस चेहरे को पहचानता था। हर कोई जानता था कि यह चेहरा हर्षवर्धन रावत को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि स्टेज पर कोई और नहीं रजत था।
हर्षवर्धन का सेक्रेटरी को वहां देखकर सभी तरफ हाहाकार मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़े बिजनेस टाइकून इस छोटी सी कपूर खानदान की पार्टी में आए हैं। वैसे भी रावत इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता था, जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम छोड़ चुकी थी। उनके आगे तो अच्छे अच्छे लोग झुक जाते थे, यहां तक कि किसी देश के मिनिस्टर तक उसकी नजरों से नजर नहीं मिला पाते थे। वही कपूर खानदान तो आज हवा में ही उड़ रहा था। वह काफी रिस्पेक्ट से रजत को स्टेज पर ग्रिट करते हैं। उसके साथ जानवी भी ऊपर चली गई ताकि वह रावत इंडस्ट्री की नजरों में आ सके। वह पोलाइट होकर रजत को ग्रिट करती है और उसे शुक्रिया कहते हुए बोली, शुक्रिया, आपने मेरी मां की सारी चीज खरीद ली। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूं। तभी रजत उन सबको हाथ दिखाते हुए थोड़े घृणा के भाव से बोला, ये सारी चीज मैंने नहीं, किसी और ने खरीदी है। यह सुनकर सबको लगा कि यह सारी चीज हर्षवर्धन ने खरीदी है। क्या जानवी की नजारे अब हर्षवर्धन परवतीकने वाली है और क्या अब उसे अनाया से छीन लेगा? ऑक्शन हॉल के स्टेज पर अब तक आपने सुना कि सबको लगा कि यह चीज हर्षवर्धन ने खरीदी है। इसीलिए जानवी एक्साइटेड होकर बोली, क्या मिस्टर रावत भी यहां पर है? ये सारी चीज उन्होंने खरीदी है तो मैं उन्हें भी स्टेज पर इनवाइट करूंगी। आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी चैरिटी जो की है। वैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसने खरीदी है यह चीज। वह तो बस हर्षवर्धन रावत को मिलना चाहती थी और उसे अपने जाल में फंसना चाहती थी। उसे यह अच्छा मौका लगा। उसके हिसाब से विशाल अब उसके लायक नहीं था। तभी रजत उसके इरादे समझते हुए उसे घूर कर बोला, नहीं, यह सब कुछ हमारे बस में नहीं, हमारी लेडी बॉस ने खरीदा। सबको लगा कि यह हर्षवर्धन की दादी की बात कर रहा है। तभी उसकी आगे की बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दरअसल रजत ने कहा कि यह सारी चीज हमारी लेडी बॉस यानी कि मिसेस हर्षवर्धन रावत ने खरीदी है। रजत के यह अल्फाज की यह सारी चीज मिसेस हर्षवर्धन रावत ने खरीदी है पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट करने के लिए काफी थी, क्योंकि आज देश का ही नहीं दुनिया का ही जाना माना एलिजिबल बैचलर शादीशुदा हो चुका था। सभी लोगों को ऑक्शन से कोई मतलब नहीं रह गया था। सबकी नजरों में इंटरेस्टिंग न्यूज यही थी कि हर्षवर्धन रावत ने शादी कर ली है। सभी लोग यही जानना चाहते थे कि कौन से खानदान की एलीट लड़की से उसने शादी की है, कौन होगी उसकी बीवी, कैसी दिखती होगी, क्या करती होगी, कौन इतने अमीर खानदान में अपनी जगह बना पाया। सभी के चेहरे पर और दिल में यही जज्बात उमड़ रहे थे। यहां तक कि सामने खड़ी मीडिया तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। उन लोगों को अभी सिक्योरिटी ऑक्शन में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। ना ही उन लोगों को इस न्यूज से फर्क पड़ रहा था कि थोड़ी देर पहले ही मिस्टर कपूर ने अपनी बेटी को कपूर इंडस्ट्री का वारिस घोषित किया था। यह सब कुछ उन लोगों के लिए मीनिंगलेस हो चुका था। दूसरी ओर एक शख्स ऐसा भी था कि यह न्यूज सुनकर सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। यह कोई और नहीं, अनाया के पास बैठा हुआ हर्षवर्धन था। उसके दिल में तो तितलियां उड़ रही थीं कि आखिरकार उसकी बीवी ने उसका नाम खुद के साथ जोड़ दिया, वह भी पूरी दुनिया के सामने। उसे खुद अपनी फीलिंग पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी अभी तक की जिंदगी में उसे ऐसा खुशी और प्राउड का एहसास नहीं हुआ था। वो किसी टीनेजर की तरह खुश हो रहा था। वह अनाया को हाथों को टाइट पकड़ रहा था, जिसे दिल ही दिल पूछ रहा हो, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे तो तभी डाउट हो चुका था जब स्टेज पर रजत को उसने देखा था। वैसे तो रजत उसके अलावा किसी की के ऑर्डर मानता नहीं था, लेकिन जब से अनाया उसकी जिंदगी में आई थी तब से अनाया भी उसे कभी कभार ऑर्डर दिया करती थी। वह समझ गया था कि अनाया के कहने पर ही रजत स्टेज पर गया था, लेकिन रजत के अनाउंसमेंट सुनकर तो उसके दिल के दबे हुए जज्बात जिसे काबू में ही ना हो। वह अनाया के कान में धीमे से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुन अनाया नीचे देखते हुए बोली, मुझे उन लोगों को जमीन पर पटकना था। उसके लिए मुझे एक पहचान चाहिए थी, और हर्षवर्धन रावत की बीवी की पहचान से बड़ी पहचान क्या हो सकती है? इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। दरअसल अनाया ने यह जानबूझकर किया था ताकि वह दुनिया को बता सके कि हर्षवर्धन रावत अब सिंगल नहीं है।
और उस पर नजरें डालने वाली लड़कियां अपने जगह देख लें। उसकी आंखों की चमक और उसकी चेहरे की वह शैतानी भाव देखकर हर्षवर्धन भी समझ गया था कि उसकी बीवी ने यह क्यों किया। हर्षवर्धन भी उसके कंधे पर एक जोर की बाइट करते हुए बोला, तब तो मुझे भी बता देना चाहिए कि यह एक्सीलेंट टैलेंटेड लड़की मेरी बीवी है, ताकि कोई उस पर नजर ना डाले। अपनी चाल को पकड़े जाने पर अनाया नजर चुराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन उसकी कमर को और जोर से दबाते हुए बोला, मुझे पता है मेरी बीवी के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझ पर अपना हक समझो। इतना बोलकर वह नीचे देखने लगा। तभी स्टेज पर खड़ा रजत सबकी ओर देखकर एक गंभीर हिस्से में बोला, मेरे बॉस ने कपूर खानदान के लिए एक बेहतर ऑफर दिया है। यह सुनकर तो कपूर खानदान के लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। हालांकि जानवी कपूर को हर्षवर्धन की शादी का सुनकर गुस्सा आया था। उसे वह पावर, वह प्रॉपर्टी और पैसा चाहिए था जो हर्षवर्धन की बीवी के पास था। लेकिन ऑफर का सुनकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह काफी पोलाइट होकर बोली, कैसी ऑफर मिस्टर रजत? रजत सबकी ओर देखकर अपनी बात रखते हुए बोला, यह एक चैरिटी ऑक्शन है नए, जिसमें लगने वाले सारे पैसे कपूर खानदान को मिलेंगे। लेकिन मेरी बॉस ने एक ऑफर दिया है, खास करके कपूर खानदान को। सबको ऐसा लगा कि आज तो कपूर खानदान की लॉटरी ही निकल जाएगी, उन्हें कितनी ही बड़ी डील मिलेगी। नीचे बैठे हुए सभी लोग काफी चहल पहल कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी ऐसा ऑक्शन करवाना चाहिए था, ताकि वह लोग भी रावत खानदान की यंग नई मिस के नजदीक जा सके, या फिर उन्हें भी कोई प्रॉफिट होता। उन सबके बीच इसी चीज का डिस्कशन होने लगा था। सबकी आंखों में लालच और कपूर इंडस्ट्री के लिए जलन साफ साफ नजर आ रही थी। वही जानवी कपूर तो सातवें आसमान पर थी। उसे लग रहा था कि आज तो उसे लॉटरी ही मिल जाएगी। इसीलिए वह काफी पोलाइट होकर उसे ग्रिट करके बोली, बताइए आप हमें किस बारे में बताना चाहते हैं? रजत गहरी सांस लेकर सबकी ओर देखकर बोला, हमारी यंग मैडम ने इस ऑक्शन में तकरीबन 100 करोड़ की चीज खरीदी है। इसलिए उनका ऑफर है कि वह आपको 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ देंगे। यह सुनकर तो वहां बैठे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी सांस ऊपर नीचे होने लगी कि दुगनी कीमत 200 करोड़ को छोटी रकम नहीं थी। क्या सच में अनाया उसे ज्यादा पैसे देते, या फिर यह उसकी कोई नई चाल थी? ऑक्शन होल में अब तक आपने सुना कि रजत ने अनाया की कहने पर 100 करोड़ की जगह पर 200 करोड़ का ऑफर देता है। वैसे तो अनाया और हर्षवर्धन के लिए यह छोटी सी रकम थी, वहीं वहां बैठे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वह लोग अमीर थे, करोड़ों में खेलते थे, लेकिन बस कुछ करोड़ जितनी ही अमाउंट में खेलते थे। लेकिन 200 करोड़ उन लोगों के लिए ऐसा था जैसे किसी गरीब खानदान को करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। वही कपूर खानदान तो एक नई ही ऊंचाई पर उछल रहा था। उनकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था और उनके चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी नजर आ रही थी। वहीं रवीना कपूर तो अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, यह बीच तो मेरे लिए काफी फायदेमंद हुई, इसका सामान भी हमें करोड़पति बना गया। तभी वह आगे आते हुए पोलाइट होकर बोली, आपकी यंग मिस तो काफी हम्बल है, वह हमें इतनी बड़ी चैरिटी की अमाउंट दे रही है। तभी सेक्रेटरी रजत सबकी ओर देखकर बोला, लेकिन उनकी एक शर्त है। यह सुनकर सबकी आंखें वापस रजत पर टिक गईं। वहीं यह सब कुछ सुनकर तो हर्षवर्धन भी कंफ्यूजन में था। रजत को स्टेज पर देखकर ही वह समझ गया था कि इन सब के पीछे उसकी शैतान बीवी का हाथ है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय को ऑर्डर देने का हक उसके अलावा सिर्फ अनाया का था। वह कब से कंफ्यूजन से अनाया को देख रहा था, तो कभी नीचे देखता। वो जानना चाहता था कि अनाया के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने कपूर खानदान को इतनी बड़ी रकम ऑफर की थी। हालांकि उसके लिए यह मामूली रकम थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी बीवी कपूर खानदान को नफरत करती है। उसके बावजूद भी वह इतनी बड़ी अमाउंट उसे दे रही थी, तो जरूर कोई बात होगी। तभी रजत की आगे की बात सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि उसकी बीवी क्या करना चाहती है।
वह उसके गाल को खींचकर कान में हल्के से काटते हुए डिप वॉइस में बोला, मेरी शैतान बीवी। वही अनाया को उसकी यह हरकत दिल में गुदगुदी सी कर गई। वह समझ गई कि उसके पति को उसकी चालबाजी समझ आ गई। उसके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं नीचे सेक्रेटरी रजत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि यह 200 करोड़ रुपए कपूर खानदान को नहीं, बल्कि गीता कपूर के नाम पर जो ट्रस्ट चल रहा है उसमें जाएंगे, जो कई सारे अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम चलाते हैं। और यह ट्रस्ट सालों पुराना है, जिनको मिस गीता ने शुरू किया था। यह सुनकर चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट बज गई, क्योंकि यह तो साफ साफ था कि मिसेस रावत सिर्फ चैरिटी करना चाहती है। वो पैसे कपूर खानदान को नहीं देना चाहती थी। लेकिन उन सबके बीच 3 चेहरे ऐसे थे जो काले पड़ चुके थे। ये कोई और नहीं बल्कि कपूर खानदान था। उन्हें तो लग रहा था कि आज वह माला माल हो जाएगी, ऊपर से रावत खानदान के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन बन जाएगी। लेकिन रजत की बात सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें 100 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन उनके लालच के चलते उन्हें फूटी कोढ़ी नहीं मिलेगी। वह दांत पीसते ही रह गए। तभी रवीना कपूर इधर उधर देखते हुए बोली, आप कौन से ट्रस्ट की बात कर रही है? हमें तो नहीं पता। आप बस पैसों को चुराना चाहते थे। यह सुनकर रजत उन्हें थोड़ी अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आप मुझसे मजाक कर रही हैं। बड़े बड़े खानदान में हर किसी को पता है कि गीता का एक ट्रस्ट चलाती है, जो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में खेलता है, और वह भी इंटरनेशनल लेवल पर। उनमें चैरिटी करने वाले लोग काफी वीआईपी मेंबर्स हैं, और आपको ट्रस्ट के बारे में पता तक नहीं है। यह सुनकर कपूर खानदान सदमे में चला गया। सच में उन्हें नहीं पता था, अगर इतनी बड़ी अमाउंट का कोई ट्रस्ट था, वह भी गीता कपूर के नाम का, तो वह उनका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। तभी जानवी कपूर कुछ सोचते हुए आगे आकर बोली, अगर इतना बड़ा चैरिटी ट्रस्ट है तो मुझे जरूर पता होगा। आखिरकार वह मेरी मां थी, वह मुझसे थोड़ी ना छुपाएगी। यह सुनकर रजत उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अब जरूर कोई मजाक कर रही है, क्योंकि वह ट्रस्ट उनकी बेटी के नाम ही है और उन्हें वही हैंडल कर सकती है, और कोई नहीं। हालांकि अभी के लिए उनके लीगल एडवाइजर इन सभी पैसों का हिसाब रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इस ट्रस्ट को हैंडल उनकी बेटी ही करती है। यहां तक कि उनके सारे फंड भी उसी की नाम है। यह सुनकर तो जानवी कपूर की आंखों में लालच की झलक नजर आने लगी, और कपूर खानदान के दूसरे मेंबर भी अपनी लालच भरी नजरों से रजत को देख रहे थे। वह समझ गए थे कि असली खजाना तो यह है। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि गीता कपूर ने उनसे क्या क्या चीज छुपाई है और कितनी चीज उसके पास है। लेकिन वह लोग खुश भी थे कि अब उनको पैसों की कमी नहीं होगी। इतने बड़े ट्रस्ट की वजह से वह भी इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था कि वह चाहे उतने फंड्स उसमें से निकाल सकते हैं। तभी राजेश कपूर सेक्रेटरी रजत को देखकर बोले, ठीक है, आप पेमेंट हमें दे सकते हैं। हम उस ट्रस्ट में जमा करवा देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या रजत पैसे कपूर खानदान को से देगा? और क्या इन सब के बावजूद भी अनाया इन्हें माफ करेगी? ऑक्शन हॉल में अब तक आपने सुना कि कपूर खानदान ने पैसों को उन्हें देने को कहा। यह सुनकर रजत उन्हें देखते हुए बोला, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पेमेंट डायरेक्ट उस ट्रस्ट में चला जाएगा। उनकी ओर से यहां पर कोई मौजूद भी है। इतना बोलकर वह सबकी ओर देखकर बोला, आप अब स्टेज पर आ सकते हैं। उसकी बात सुन सभी लोग उसकी नजरों का पूछा करने लगे। सबकी नजरें नीचे खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी पर चली गईं। उसे वहां देखकर सबकी आंखें तकरीबन बाहर आने को थीं, क्योंकि वहां पर जो इंसान खड़ा था वह पूर्व होम सेक्रेटरी था, यानी कि वह पूर्व राष्ट्रपति के साथ काम कर चुका था। उन्हें वहां देखकर कई लोग तो अपनी जगह पर खड़े हो गए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर की मीडिया भी यह नजारा देखकर आंखें बड़ी करने लगी। उन्हें वहां देखकर तो राजेश कपूर भी डरने लगा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि पूर्व सेक्रेटरी कितना ईमानदार और देशभक्ति इंसान था। उन्हें वहां देखकर तो उसकी सांसें भी अटकने लगी थीं। वह हकलाते हुए आगे आकर उन्हें ग्रिट करके बोला, मिस्टर सेक्रेटरी, आप यहां पर? वह इंसान पर सिर हिलाकर बोला, अब मैं होम सेक्रेटरी नहीं रहा है मैम।
अब आप मुझे वैकुंठ भाई बुला सकते हैं। सभी लोग बस आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, ताकि वह लोग जान सके कि वह यहां क्यों आए हैं। तभी रजत उन्हें आगे जाकर ग्रिट करते हुए बोला, मैंने आपको इसीलिए यहां बुलाया है ताकि आप चैरिटी के पैसे अपने साथ ले जा सके। ये सुनकर कपूर खानदान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और जानवी कपूर की मुट्ठियां तो गुस्से से कश गई। उसे रहा नहीं गया तो वह थोड़ी बौखलाते हुए बोली, आप ये पैसे नहीं क्यों देख रहे हैं? ये पैसे तो हमारे लिए होंगे, क्योंकि ये चैरिटी हमने की है। तभी सेक्रेटरी रजत उन्हें घूरते हुए बोला, हमने आपको अभी अभी कहा कि ये पैसे हम मिस गीता कपूर के ट्रस्ट को देंगे, तभी हम उसे 200 करोड़ देंगे। क्या आप यह नहीं चाहती कि हम आपको दुगनी डोनेशन दें, या फिर 100 करोड़ आप अपने पास रखना चाहती है? यह सुनते ही हर तरफ जानवी के बारे में बुरी बुरी बातें होने लगी। सभी लोग आपसे बातें करने लगे, यह कितने लालची है, इसे कोई चैरिटी नहीं करनी, इस बस पैसे कमाने हैं। टीवी पर जो ये न्यूज लाइव देख रहे थे, उनके मुंह पर भी यही बात थी। सबकी खुसर फुसर सुनकर जानवी डर गई। उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह थी। वह थोड़ी परेशान होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी रकम एक अनजान इंसान को दे रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको रोका। यह सुनकर सेक्रेटरी रजत तो उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या आपको नहीं पता यह इंसान कौन है? यहां बैठे हर इंसान को यह पता होगा कि यह महान इंसान कौन है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, यह हमारे पूर्व होम मिनिस्टर है, जिनको देश का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इनका जैसा ईमानदार इंसान आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हालांकि यह अपने पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन यह मिस गीता कपूर के काफी नजदीक थे। इसीलिए जब यह ट्रस्ट बना तो उन्हें संभालने के लिए मिस गीता कपूर को उनका इंचार्ज बना दिया। यह सुनकर जानवी कपूर की मुट्ठियां गुस्से में कस गई और मन ही मन बोली, अब मुझे उन पैसों को पाने के लिए इस बूढ़े से हाथ जोड़ने होंगे। यही सोचकर उसका खून खौल रहा था। तभी सेक्रेटरी रजत वैकुंठ व्यास को ग्रिट करते हुए बोला, आइए सर, मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूं। इतना बोलकर वह एक डिजिटल ब्रीफकेस आगे लाता है। यह ब्रीफकेस वैकुंठ व्यास अपने साथ लेकर आए थे। दरअसल यह ब्रीफकेस कोई आम ब्रीफकेस नहीं था। यह एक मनी ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल बैंक के द्वारा इशू डिजिटल लॉकर की तरह था। इसमें पैसे ट्रांसफर की जाते हैं, वह भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसे देखकर वहां खड़े सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह ब्रीफकेस सिर्फ वही इंसान उसे कर सकता है जिसके पास बिलियन की मिल्कत हो। इस देश में भी बहुत कम लोग हैं, शायद बड़े 5 परिवार के अलावा तो और कोई न के बराबर है, और शायद देश के प्रधानमंत्री उनके अलावा गिने चुने लोग होंगे जो यह ब्रीफकेस रखते होंगे। यहां तक कि कपूर खानदान ने भी आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं था। देखने की बात तो दूर की है, और आम लोगों ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह इंटरनेशनल मार्केट से मनी ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता था, और वह भी 1-2 करोड़ या कुछ करोड़ नहीं, बल्कि कई अरब और कई 100 करोड़ के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और गीता कपूर का ट्रस्ट भी उन्हीं में से एक था, जो इंटरनेशनल ली फैला हुआ था। उसकी वजह से उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो कुछ लाख या करोड़ डोनेट करते थे। वहां पर हमेशा 200 करोड़, 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा की रकम डोनेट होती थी। इसीलिए उन लोगों को पैसों की सेफ्टी के लिए इस ब्रीफकेस की जरूरत थी। यह ब्रीफकेस भी गीता कपूर के नाम पर ही इशू हुआ था। उसे देखकर तो वहां खड़े मीडिया से लेकर सभी लोग सदमे में आ गए थे। कपूर खानदान को भी आश्चर्य हुआ कि उस ट्रस्ट में इतना पैसा है। वही इतने पेड़ों का अमाउंट के बारे में सोच सोचकर कपूर खानदान लालच से भर गया। अब उनकी नजरें उन पैसों पर टिक गई थीं। क्या जानवी कपूर इन पैसों को हासिल कर पाएगी? और क्या आज के बाद अनाया अपना सब कुछ खो देते? और क्या कपूर खानदान में जाएगी हमारी हीरोइन ऑक्शन हॉल में? अब तक आपने सुना कि ट्रस्ट में इतने सारे पेड़ी के बारे में पता चलना से जानवी कपूर के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उनकी बात सुनी थी कि यह सब कुछ उसकी बेटी के नाम पर था। इसका मतलब यह सब कुछ उसका था। वह आगे आते हुए बोली, मिस्टर होम सेक्रेटरी ने उनकी बेटी हूं। तभी मिस्टर व्यास जानवी को देखकर बोले,
क्या तुम गीता जी की बेटी हो? यह सुनकर जानवी हां में सिर हिलाने लगी। वहीं उसकी हां सुनकर एक चेहरा ऐसा था जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। यह थी हमारी अनाया, क्योंकि वह यही चाहती थी। तभी वैकुंठ व्यास जानवी को देखते हुए बोले, ठीक है, तो तुम ही मनी ट्रांजैक्शन करो। यह सुनकर तो जानवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह बोली, ठीक है, कैसे आप ही बता दीजिए। वहीं उसकी बात पर अनाया के चार पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जिसे उसे पता हो आगे क्या होने वाला है। तभी वैकुंठ व्यास ने जो कहा, वह सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वैकुंठ व्यास ने कहा था, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने फिंगरप्रिंट और अपनी आंखों का स्कैन यहां देना है। जो यहां पहले से फिट है, वो फिट करते ही यह लॉकर खुल जाएगा, क्योंकि गीता जी ने पहले ही अपनी बेटी के सारे प्रूफ इसमें इंस्टॉल करके रखे थे। यह सुनकर जानवी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने उसी पर अपने फिंगरप्रिंट रख दिए तो वह पकड़ी जाएगी कि वह गीता कपूर की बेटी नहीं है। यही सोचते हुए वह 2 कदम पीछे चली गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तभी गेट के पास से चलते हुए एक आदमी आया। वह ताली बजाते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है, हमारे गीता मैडम की बेटी अपने फिंगरप्रिंट देने से क्यों डर रही है? क्या आप पकड़े जाने से डर रही है? यह सुनकर चारों ओर खुसर फूसर होने लगी। क्या जानवी कुछ छुपा रही है? और कौन सी चीज पकड़ी जाने का दावा वो अनजान आदमी कर रहा है? और क्या कपूर खानदान झूठ बोल रहा है? उन्हें वहां देखकर कपूर खानदान के लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, क्योंकि जानवी की मां और वह खुद उस आदमी को नहीं पहचानती थी। लेकिन जानवी के डेट उसे बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए राजेश कपूर उसे देखते हुए अंदर तक डर गया। यह वही इंसान था जो अनाया की परवरिश के लिए उसे हर महीने लाखों रुपए भेजता था, और उन्हीं पैसों से कपूर खानदान ऐश करता था और अपनी लग्जरी दिखा रहा था, क्योंकि गीता कपूर ने पहले ही कपूर इंडस्ट्री को राजेश कपूर से छीन लिया था। उसने पहले ही अपनी विल में साफ साफ लिख दिया था कि कपूर इंडस्ट्री में से राजेश कपूर 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वह बस अपनी सैलरी लेकर उस कंपनी को चलाएगा। और अगर कंपनी के शेयर और पैसा में गिरावट या फिर कंपनी में कुछ और प्रॉब्लम आई तो उसका भुगतान भी राजेश कपूर करेगा और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और पूरी कंपनी उसकी लीगल टीम के पास चली जाएगी। राजेश कपूर आज तक मजबूर था उस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि बस उस कंपनी पर कब्जा चाहिए था। लेकिन वह तब तक नहीं हो सकता था जब तक अनाया 21 साल की नहीं हो जाती, और उस कंपनी पर हक भी अनाया की जगह उसके पति का होगा। उसके पास यही एक रास्ता था कि वह अनाया के 21 साल होने तक किसी नौकर की तरह उस कंपनी को चलाएं और उसके बाद उस कंपनी को अनाया के पति से छीन ले और फिर कपूर इंडस्ट्री पर राज करें। राजेश कपूर बहुत अच्छे से उस इंसान को जानता था जो गीता कपूर का पर्सनल लॉयर था। ना ही उसे खरीदा जा सकता है और ना ही उसे रिश्वत दी जा सकती थी। हालांकि वह गीता कपूर के मरने के बाद सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे। उसके बाद वह हर महीने बस पैसे भिजवाता था, वह भी एक खास अकाउंट में जो अनाया के नाम पर था। वह उसके बाद फौरन चला गया था, कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें बखूबी कपूर इंडस्ट्री पर रहती थीं। और जब अनाया कुछ ही वक्त में 21 साल की होने वाली थी तो वह यहां पर वापस आए थे ताकि वह यहां पर हर चीज का मुआयना ना करें, और उसने आते ही छानबीन कर ली थी और उसे पता चल गया था कि जानवी कपूर गीता कपूर की बेटी नहीं है। इसीलिए वह आज इस चैरिटी इवेंट में आए थे। लेकिन इस बात से राजेश कपूर बिल्कुल अनजान थे। वहीं रवीना कपूर को तो गुस्सा आ रहा था। वह दांत पीसते हुए गुस्से में उसे इंसान को देखकर बोली, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कपूर खानदान के मामले में बोलने की? निकल जाओ यहां से, यह हमारे परिवार का मामला है। तभी वह इंसान स्टेज पर चढ़ते हुए बोला, मेरा बोलने का तो पूरा हक है। क्यों मिस्टर राजेश कपूर, क्या आपने अपनी दूसरी पत्नी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं? अभी वह कुछ और बोलते हैं, उससे पहले ही जानवी कपूर दांत पीसते हुए बोली, क्या मतलब है कि आपको नहीं बताया? और डेट क्या आप इन्हें जानते हैं?
ये खामखा मेरी मां का चैरिटी इवेंट बर्बाद कर रहा है। निकल जाओ यहां से। फिर बाहर की ओर देखकर चिल्लाकर बोली, कोई गार्ड्स को बुलाओ। वही पब्लिक में भी बातें होने लगीं। क्या जानवी कपूर अपनी बेवकूफी से नाराज कर देगी उस लॉयर को? और क्या उसे कपूर खानदान की असलियत पहले से पता है? ऑक्सन हॉल में। अब तक आपने सुना कि एक अनजान आदमी ऑक्सन हॉल में आता है और जानवी कपूर पर उंगली उठाता था और अपने हाथ से प्रोपेटी जाता देख जानवी बौखलाकर उस इंसान की इंसल्ट कर देती है और गार्ड्स को बुलाकर उसे भर फिकवा देने को कहती है। वहीं अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर तो राजेश कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी बेवकूफ हो सकती है। वह माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर लॉयर, हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहां आने वाले हैं। ये सुनकर सभी बातें बनाने लगे। तभी सबकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब वैकुंठ व्यास ने आगे चलकर उसे अनजान इंसान को ग्रिट करते हुए बोला, लंबे वक्त के बाद मिले ठकराल। इतना बोलकर वह उसके गले लग गया। उन दोनों को इतनी नजदीक देखकर बाकी सब हैरान थे। तभी जानवी थोड़ा गुस्से में बोली, डैड, ये कौन है और बीच में क्यों बोल रहे हैं? राजेश कपूर होश में आते हुए अपनी बेटी को गुस्से में डांटते हुए बोले, चुप हो जाओ जानवी, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? ये तुम्हारी मां के लॉयर है धनंजय ठकराल, जिन्होंने उसकी विल लिखी थी। ये सुनकर जानवी को अफसोस होता है कि क्यों उसने उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब तीर कमान से निकल चुका था। इसीलिए वह माफी मांगने की एक्टिंग करते हुए बोली, आई एम सॉरी लॉयर अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मां के लॉयर हैं। यह सुनकर मिस्टर ठकराल की आंखें छोटी हो गईं और वह उसे घूरते हुए बोले, तुम्हारे लिए मैं मिस्टर ठकराल हूं। और दूसरी बात, तुम अभी तक हमारी मैडम की बेटी साबित नहीं हुई हो। वैसे भी अगर तुम होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारा असली नाम क्या है। यह सुनकर जानवी गुस्से में मुठिया कर लेती है। वह उन्हें देखते हुए बोली, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी मां का नाम गीता कपूर है। यह सुनकर मिस्टर ठकराल बोले, ठीक है, यह तो साबित हो जाएगा, यहां पर अपना फिंगरप्रिंट रखो। यह सुनकर जानवी के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जानती थी कि यहां पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने वाले। वह थोड़ी डरते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह सुनकर मिस्टर ठकराल बोले, ठीक है, गलतफहमी हुई है तो अपनी बर्थ डेट बोलो। जानवी कुछ सोचने लगी ताकि उसे अनाया की बर्थ डेट याद आ जाए, लेकिन उसे याद नहीं आ रही थी। इसलिए वह अपने मां बाप की ओर देखती है। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों को भी उसकी बर्थ डेट याद नहीं थी, क्योंकि वह लोग तो अनाया को तकरीबन पूरी तरह भूल चुके थे। यह देखकर कि उन लोगों में से किसी को याद नहीं है, मिस्टर ठकराल हंसते हुए बोले, कैसे याद होगा, क्योंकि तुम वह हो ही नहीं जिसका होने का तुम दावा कर रही हो। वैसे भी मैं यहां पर तुम लोगों पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूं, मैं मिस्टर कपूर को बस वार्निंग देने आया हूं। इतना बोलकर वह कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, यह आपकी आखिरी वार्निंग है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गीता मेम की विल के अगेंस्ट गए तो आपको कपूर इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। वह इंडस्ट्री उनकी बेटी के लिए है, ना कि आपकी और आपके परिवार के लिए। और आपने बिना किसी की परमिशन के स्टेज पर खड़े होकर आपकी बेटी को उस इंडस्ट्री का वारिस घोषित कर दिया, जबकि यह साबित भी नहीं किया कि यह मिस गीता कपूर की बेटी है। पहले यह साबित करें, उसके बाद यह डिसीजन लेना। इतना बोलकर वह सब की ओर घूरने लगे। यह सारा तमाशा लाइव चल रहा था। वही आज पूरे देश में झांवी कपूर का मजाक बन गया था। सबको वह किसी डायन से कम नहीं लग रही थी जिसने किसी की जगह छीनी हो। सभी तरफ यह भी बातें होने लगी थीं कि अगर यह गीता कपूर की बेटी नहीं है तो वह है कहां पर है और आखिर उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब से गीता कपूर की डेथ हुई थी उसके कुछ वक्त के बाद से ही किसी ने उसकी बेटी को नहीं देखा। तभी जो लोग गीता कपूर के नजदीक थे उन्हें भी याद आया कि उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी, ना ही उसका नाम जानवी था। हर कोई बातें बनाने लगा और इंटरनेट पर यही चर्चा होने लगी कि गीता कपूर की बेटी का नाम क्या है और वह कौन है।
तभी एक इंसान जो गीता कपूर के लिए काम करता था और उसके ड्राइवर की तरह रहता था, उसने यह सब कुछ पढ़कर पोस्ट कर दिया कि गीता कपूर की बेटी का नाम अनाया कपूर है और वह यह बिल्कुल भी नहीं है, यह तो राजेश और रवीना की दूसरी बेटी है। इस पोस्ट को कुछ ही वक्त में लाखों में लाइक मिले और करोड़ों लोगों ने शेयर की। कुछ ही घंटे में पूरे देश में यह बात फैल गई कि जानवी कपूर झूठी है, उसने किसी और की पहचान चुराई। वही स्टेज के ऊपर यह सारा तमाशा होने के बाद अब उन लोगों को चैरिटी इवेंट में रुकने का मन नहीं था, इसीलिए मिस्टर व्यास और मिस्टर ठकराल वहां से जाने लगे। तभी सेक्रेटरी रजत के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर वह उन दोनों के नजदीक जाकर धीमे से कुछ बोला। सब कुछ सुनाने के बाद वह दोनों उसके पीछे जाने लगे। वही यह देखकर कपूर खानदान थोड़ा कंफ्यूजन में था, क्योंकि उन लोगों को भी उनसे बात करनी थी, लेकिन वह लोग उन्हें इग्नोर करके चले गए थे। जानवी भी दांत पीसते हुए अपने डेट को देखकर बोली, डैड, आपने यह सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? यह चैरिटी इवेंट हमारे लिए था, हमें आज का स्थाटार होना चाहिए था, लेकिन आज पूरे देश में हमारी नाक कटा दी और मजाक बन गया। तभी राजेश कपूर उसे शांत करते हुए बोले, अभी के लिए चुप हो जाओ, अभी इवेंट अच्छे से खत्म करो। फिर वह सब की वह देखकर बोले, माफ कीजिएगा, यहां पर जो भी तमाशा हुआ यह बस एक गलत फहमी है, यह बस मेरी बेटी को बदनाम करने के तरीका है। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द हर चीज साबित कर देंगे कि यही कपूर खंडांग की वारिश है। तब तक के लिए यह चैरिटी इवेंट खत्म होता है। इतना बोलकर वह अपने परिवार के साथ वहां से निकल गया। अब सभी जगह पर उनकी बातें बन रही थीं। क्या जानवी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगी? और क्यों अनाया ने यह सब किया था? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।